एवरीवन, हमारे वन शॉट लेक्चर की सीरीज में बच्चों आज हम लास्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 10, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। अभी तक के सारे चैप्टर्स हमने देख लिए हैं बच्चों। दीज लेक्चर्स हैव बीन डिजाइंड इन सच अ वे दैट कम समय में पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाए। You have been really consistent because you all have completed all these lectures with me. तो डेफिनेटली आपकी जो ये कंसिस्टेंसी है, आपका जो हार्ड वर्क है, दैट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड इन योर मार्क्स इन द एग्जाम। अगर कोई लेक्चर आपका मिस हो गया है, आई एम गिविंग द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट हियर, डू गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट, ताकि एग्जाम से पहले सारा कुछ आपका रिवाइज हो जाए एंड यू विल बी अपियरिंग योर एग्जाम विथ कॉन्फिडेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अभी फॉरेन ट्रेड का क्या रोल है, हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, लेट अस सी। टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, यस। टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट, यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। लीड्स टू डिविजन ऑफ लेबर, करेक्ट। ब्रिंग्स चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। अभी फॉरेन ट्रेड के वजह से हमारा एक्सपोर्ट्स के कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है बच्चों। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है that will be A, B and C, option number 2. Okay, next, complete the correlation. First one, import of India petroleum dash is computer hardware. हम पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं ज्यादा और कंप्यूटर हार्डवेयर हम एक्सपोर्ट करते हैं। सो एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इंटरनल ट्रेड इज होम ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड इज डैश। इंटरनेशनल ट्रेड को हम क्या कहते हैं? फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ इंपोर्ट ऑफ इंडिया कुवैत। कुवैत से हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। सो चाइना का क्या है? चाइना को हम बहुत सारा एक्सपोर्ट भी करते हैं बच्चों। तो दिस विल बी नोन एज डेस्टिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। डेस्टिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। बच्चों वर्ड देखिए, डेस्टिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स है एंड सोर्स ऑफ इंपोर्ट है। ओके, बीवेयर। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है, डोंट वरी, पूरा लेक्चर हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं क्विकली। और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कोई भी डिफिकल्टी है, मैंने सारे लेक्चर्स बहुत डिटेल में भी एक्सप्लेन किए हुए हैं। आई एम गिविंग द लिंक ऑफ चैप्टर 10 प्लेलिस्ट हियर, यू कैन गो एंड विजिट दोज लेक्चर्स एज वेल। ओके, चलो आगे। गिव इकोनॉमिक टर्म। परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री। अभी ये तो बहुत सिंपल है, दिस इज नोन एज इंपोर्ट। परचेज बोला है तो इंपोर्ट है, सेल रहेगा तो एक्सपोर्ट है। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री टू अनदर, तो दिस विल बी एक्सपोर्ट। एंड नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स फॉर अ गिवन पीरियड। देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का डिफरेंस है, तो इसे हम कहते हैं बच्चों बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, आगे। फाइंड द ऑड वर्ड। टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, लोकल ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड एंट्रीपोर्ट ट्रेड। अभी ये जो तीनों हैं, दीज आर टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, बट लोकल ट्रेड एज द नेम सजेस्ट, दिस इज इंटरनल ट्रेड, राइट? So this is the odd word here. Next, a commodity exported by India, gold, ready-made garments, tea and rice. As we know, India imports large quantities of gold, so this is an import commodity for us. Okay, next, a commodity imported by India, petroleum, jute, steel and fertilizer. जूट जो है बच्चों वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो दिस इज द ऑड वर्ड हियर। ऑलराइट, नेक्स्ट, कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री इज इंपोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री एंड सेलिंग देम टू अनदर कंट्री। एक से परचेज किया, दूसरे को सेल किया, तो ये हो गया एंट्रीपोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट, trade of goods and services within the geographical boundaries of a nation. Geography के अंदर जो भी ट्रेड होता है इसे हम कहेंगे इंटरनल ट्रेड।
ओके आगे, assertion and reasoning. Assertion: international trade leads to division of labor and specialization. Yes, this is true. तो इस स्टेटमेंट को हम ट्रू बोलेंगे. नेक्स्ट, India's national trade is not increasing. तो नेशनल ट्रेड है इंडिया की, वो तो इंक्रीज हो रही है ना. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. तो हमारा आंसर आएगा assertion is true but reasoning is false. Let's read. Choose the correct option. टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड कौन से टाइप्स के होते हैं? देखिए, हमने देखा था हमारा वेरी फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड एंट्रीपोर्ट ट्रेड. राइट, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट. ये हमारे आंसर्स है. सो ए, बी एंड सी इज आवर आंसर. ऑलराइट, नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ट्रेंड्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड इंक्लूड्स. अब हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं? देखिए, engineering goods, yes. Gems and jewelry, yes. Textiles and ready-made garments, yes. And gold. गोल्ड हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं बच्चों, राइट, वी इंपोर्ट गोल्ड. तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए, बी एंड सी. रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इज डैश. फॉरेन ट्रेड क्यों किया जाता है? टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, यस. टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट, यस. लीड टू डिविजन ऑफ लेबर, यस. bring change in the composition of exports. तो ये जो है that is not a function of the foreign trade. यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? A, B and C, 2. Next, identify and explain the concepts from the given illustrations. Number 1, India purchased petroleum from Iran. हमने कुछ अगर purchase किया है तो ये क्या है? The goods have come into the country, तो ये import है. Let us see. Concept, import trade. Explanation. Import trade refers to purchase of goods by one country from another. Right? तो ये हमारा explanation है कि import trade किसे कहते हैं. अब second हम conclusion करेंगे. Hence, in this illustration, India purchased petroleum from Iran. Hence, it refers to import trade. इस तरह आपको conclude करना है बच्चों. ठीक है? Next, Maharashtra purchased wheat from Punjab. Within the country हमने sale और purchase किया है, तो हम इसे क्या कहेंगे? This is internal trade. So let us see किस तरह लिखना है. Concept, internal trade. Explanation, buying and selling of goods and services within the boundaries of the nation. Nation के boundaries के अंदर जब आप buy और sell करते हो तो आप उसे कहोगे internal या फिर domestic trade. Hence this illustration where Maharashtra purchases wheat from Punjab is an example of internal trade. हमेशा आपको कंक्लूड करते वक्त जो क्वेश्चन में दिया गया है ना उसे एक बार रिपीट कर दो. ठीक है? नेक्स्ट, इंग्लैंड इंपोर्टेड कॉटन फ्रॉम इंडिया, मेड रेडीमेड गारमेंट्स फ्रॉम इट एंड देन सोल्ड देम टू मलेशिया. इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एंट्रीपोर्ट ट्रेड. सो लेट अस सी. कॉन्सेप्ट, एंट्रीपोर्ट ट्रेड. यहां पे क्या होता है? एंट्रीपोर्ट मतलब इट रिफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री for reselling to another country after some processing. तो एक से परचेज किया, कुछ प्रोसेस किया और रीसेल कर दिया दूसरे कंट्री को, इसे हम कहते हैं एंट्रीपोर्ट ट्रेड. Hence this illustration is an example of एंट्रीपोर्ट ट्रेड. Okay? And last, Japan sells smartphones to Myanmar. अभी जापान ने दूसरे कंट्री को बेचा, तो जापान के लिए क्या है? It is export trade. Let us see. Concept, export trade. Explanation, sale of goods and services by one country to another is called export trade. Hence in this example where Japan is selling phones to Myanmar is an example of external trade. Right? Very very easy. लेकिन पॉइंट वाइज लिखना है बच्चों. प्रेजेंटेशन ठीक करिए, बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा आपका. नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग. नंबर 1, इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड. लेट अस सी कैसे लिखना है आपको. इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड. पहले तो क्या मीनिंग है इसका? इंटरनल ट्रेड रिफर्स टू ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन एंड इंटरनेशनल रिफर्स टू ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है? सेकेंड, internal trade is also known as domestic trade or home trade, and international trade is known as foreign trade or external trade. Right?
एग्जाम्पल, गुड्स प्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र सोल्ड इन उत्तर प्रदेश, तो ये विद इन द बाउंड्रीज है, तो दिस इज इंटरनल ट्रेड। लेकिन इंडिया इंपोर्ट्स पेट्रोलियम फ्रॉम इराक या फिर इट एक्सपोर्ट्स टी टू सिंगापुर, ये क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। आगे, इट डज नॉट रिजल्ट इन इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो जो इंटरनल ट्रेड है वो फॉरेन एक्सचेंज से उसका कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो यहाँ पे कोई भी इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता है। लेकिन जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है वहां पे फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, ठीक है। तो इस तरह आपको डिफरेंशिएशन लिखना है बच्चों। पहले मीनिंग समझा दो, ऑल्टरनेट नेम क्या है एग्जाम्पल के साथ, एंड देन आप इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की बात कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या है? ट्रेंड्स इन इंपोर्ट एंड ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट्स, राइट। नाउ लेट्स सी। Import trade refers to purchase of goods by one country from another or inflow of goods to the home country from foreign country. उसी तरह export क्या होगा? Export refers to sale of goods by one country to another or outflow of goods from home country to the foreign country. ठीक है? Next, import results in foreign exchange outflow. जब भी import होता है तो हमारा outflow हो रहा है exchange का। एक्सपोर्ट रिजल्ट्स इन फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो, हमें पैसा आता है जब हम कुछ भी एक्सपोर्ट करते हैं तो इनफ्लो हो गया एक्सचेंज का, और इंपोर्ट्स में पैसा जा रहा है तो ये आउटफ्लो हो गया फॉरेन एक्सचेंज का, राइट। नेक्स्ट, पेट्रोलियम हैज द हाईएस्ट शेयर इन इंडियाज इंपोर्ट। अभी हमें ट्रेंड बताना है ना, तो हाईएस्ट शेयर किसका है इंपोर्ट में? पेट्रोलियम का। और एक्सपोर्ट्स में हाईएस्ट शेयर किसका है? इंजीनियरिंग गुड्स का। अभी सेकेंड हाईएस्ट क्या है? The second most imported item is gold and second most exported item is petroleum products. अब ट्रेंड के बारे में बताएंगे। Import of petroleum is still rising while that of gold, fertilizers, iron and steel has declined over time. बच्चों ये हमने डिटेल में एक लेक्चर देखा था, what are the trends in import और export, इसमें हमने ये एक्सप्लेनेशन डिटेल में समझा हुआ है, ठीक है। Export of engineering goods, petroleum products, chemical products, gems and jewelry, and ready-made garments have increased over time. तो exports में there is an increasing trend, लेकिन imports में कुछ चीजों में there is an increasing trend और कुछ चीजों में यहाँ पे थोड़ा सा decreasing trend आया है। Alright? चलो आगे, next distinguish between हमारा है balance of payment and balance of trade। ये भी हमने बहुत अच्छी से डिटेल में समझा था बच्चों। Now let us understand the difference. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किस चीज का? ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। इस तरह आपको उसे ब्रेक करना है उस मीनिंग को, तो आपको याद रह जाएगा बच्चों, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सो डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स फॉर अ गिवन पीरियड। दोनों भी फॉर अ गिवन पीरियड ही है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को कहते हैं हम, और बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डिफरेंस को कहते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग सिटीजन्स, बिजनेसमैन, फर्म्स, गवर्नमेंट्स एटसेट्रा। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो किसके बीच में होता है? सिटीजन्स में हो सकता है, गवर्नमेंट्स में हो सकता है, बिजनेसेस में है, फर्म्स में है, किसी के भी साथ जब एक्सचेंज हो रहा है तो हम उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स। सिर्फ विजिबल गुड्स का जब ट्रेड होता है तो हम उसे कहेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये हमने देखा था बच्चों। अगर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज जस्ट वन पोर्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ओके। बैलेंस ऑफ ट्रेड गेट्स इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो जाहिर है नेक्स्ट क्या होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ नैरोअर कॉन्सेप्ट, राइट। क्वेश्चन 5, state with reasons whether you agree or disagree with the following statements. Number 1, during British rule, indigenous handicrafts suffered a severe blow. Yes, British rule में हमारे जो indigenous handicrafts थे, they did suffer a severe blow. तो यहाँ पे हम लिखेंगे yes, I agree with this statement. और reasons के साथ लिखेंगे, let us see. Yes, I agree with the above statement. Reasons.
Before 1947, the pattern of India's foreign trade was typically colonial. India used to supply raw materials to industrialized nations, particularly England. तो जब हम raw materials ही supply करते थे ज्यादा करके और import करते थे हम manufactured goods को. It was an importer of manufactured goods at that time. ठीक है, बिकॉज कॉलोनियलाइजेशन था, ब्रिटिशर्स का रूल था, तो जो वो कहते थे वो हम करते थे. दिस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन ट्रेड डिड नॉट परमिट इंडस्ट्रियलाइजेशन एट होम. तो हमारे जो इंडस्ट्रीज थे उनका ग्रोथ नहीं हो सका, राइट. हेंस इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट्स सफर्ड अ सीवियर ब्लो. वेरी गुड. इस तरह से आपको प्रॉपरली लिखना है बच्चों, पॉइंट वाइज लिखना है. मेक इट इजियर फॉर द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. इस तरह से पॉइंट वाइज लिखोगे ना तो बहुत अच्छे मार्क्स की गारंटी है मेरी. ऑलराइट, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रेड इज एन इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर एन इकोनॉमी. अगर ट्रेड करते हैं तो इकोनॉमी में ग्रोथ आता है. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. तो यू हैव टू से यस आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट. कैसे लिखोगे? लेट्स सी. यस आई अग्री विद द अबव स्टेटमेंट. रीजंस. फॉरेन ट्रेड अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज. द फॉरेन एक्सचेंज can be used for various productive activities. That is the first point. Second, foreign trade provides an opportunity for domestic producers to sell goods and services in domestic market as well as export to the world market. तो जो domestic producers है उनको आप बहुत ज्यादा market open करके दे रहे हो, right? Number 3, it leads to division of labor and specialization. It also leads to optimum allocation एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मतलब फॉरेन ट्रेड के क्या क्या बेनिफिट्स है वो यहाँ पे हम लिख रहे हैं बच्चों ब्रीफ में. डिविजन ऑफ लेबर हो रहा है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ठीक से हो सकता है. नेक्स्ट, स्टेबिलिटी होता है प्राइसेस में. इट एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट. लार्ज इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट लेवल्स एंड नेशनल इनकम लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इकोनॉमी. ये सारे बेनिफिट्स के साथ साथ बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट विल गो अप. और अगर एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम बढ़ रहा है एंड दैट इज व्हाई ट्रेड इज एन इंजन ऑफ ग्रोथ. गेटिंग इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉरेन ट्रेड लीड्स टू डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन एट वर्ल्ड लेवल. ये डिविजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन आता है फॉरेन ट्रेड के वजह से. सो आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट. देखिए किस तरह लिखना है आपको. यस, I agree with the above statement. Reasons. Foreign trade refers to trade between different countries of the world. Okay. Some countries have plentiful natural resources. Ideally, such countries should export raw materials and import finished goods from the countries which have abundant supply of skilled manpower. Okay. जिसके पास ज्यादा natural resources है वो क्या करेंगे? उनके resources को export कर देते हैं और वो import करेंगे finished goods को. Foreign trade enables countries to specialize in production of those goods for which it has abundant resources. मतलब मेरे कंट्री में ज्यादा क्या मिल रहा है, ज्यादा abundance में क्या है, उस हिसाब से मैं डिसाइड करूंगी दैट मुझे स्पेशलाइजेशन किस में करना है. Why can I do that? Because I know बाकी जो चीजों की जरूरत है मुझे मैं वो फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट कर सकती हूँ. एंड बिकॉज मेरे पास abundant सप्लाई है किसी पर्टिकुलर चीज का, वो स्किल्ड मैन पावर हो सकता है या कोई नेचुरल रिसोर्स हो सकता है. आई हैव मोर देन व्हाट माय कंट्री नीड्स. आई कैन एक्सपोर्ट इट एंड गेट फॉरेन एक्सचेंज इन रिटर्न, राइट. तो ये स्पेशलाइजेशन पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड. In other words, each country can specialize in production of those goods which is best suited for them as per availability of resources. For example, India can export services because abundant skilled manpower है. Africa can export diamonds since it has abundant diamond mines. तो जो चीज में आपको महारत हासिल है, जो चीज आपके पास abundance में है, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो. सो बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड दिस इज पॉसिबल दैट आप स्पेशलाइज करो किसी एक चीज में. सो दैट इज द रीजन वी कैन से दैट फॉरेन ट्रेड लीड्स टू डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन. फर्स्ट वन, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द सेम एज बैलेंस ऑफ ट्रेड. इज दिस ट्रू? नो, दिस इज नॉट ट्रू. तो कैसे लिखेंगे? देखिए, नो, I disagree with the statement because, and then you have to state your reasons. Let us see.
फर्स्ट रीजन में हम दोनों के पहले तो मीनिंग्स बताएंगे, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड. लेट अस सी. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड of all international economic transactions of the country with the rest of the world for the period of 1 year. सारे transactions का systematic record होता है balance of payment. But what is balance of trade? It is the difference between value of country's exports and imports for a given period. Okay. Next, balance of payments is a broad concept as it includes current as well as capital transactions. बैलेंस ऑफ पेमेंट में बच्चों सारे ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होते हैं. तो चाहे किसी भी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज हो, या कोई भी एसेट खरीदा है या बेचा है, कोई भी फाइनेंशियल एसेट खरीदा या बेचा है, एवरीथिंग विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ओनली अ नैरो कॉन्सेप्ट, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूड होता है. देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ नैरो कॉन्सेप्ट एज इट इंक्लूड्स ओनली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ goods, that is just current account transactions. Next, balance of payments is always balanced. क्यों होता है बच्चों? Because we follow double entry accounting system और balance of payments is a record of all the transactions. इसीलिए यहाँ पे कोई भी surplus या deficit हमें नहीं दिखेगा. It will always be balanced. जैसे कि हमारा बैलेंस शीट होता है, हमें अगर सब सही रिकॉर्ड किया तो जैसे वो टैली हो जाता है, वैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमें कोई भी डेफिसिट या सरप्लस नहीं दिखता है. लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में देयर कैन बी सरप्लस और डेफिसिट द बैलेंस ऑफ ट्रेड. तो ये इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है बच्चों व्हेनेवर वी आर राइटिंग अग्री और डिसअग्री. ऑलराइट, आई होप यहां तक आपको सब अच्छी से समझ गया. सारे क्वेश्चंस हमने अभी कवर कर लिए हैं. नाउ लेट अस क्विकली रिवाइज द चैप्टर. तो देखिए, मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन आर रिफर्ड टू as internal trade or domestic trade or home trade. For example, if goods are produced in Maharashtra are sold to the states like West Bengal etc., then it is internal trade. कंट्री के अंदर जो भी ट्रेड होगा उसे इंटरनल कहेंगे, और जो भी कंट्री से बाहर होगा उसे हम कहेंगे फॉरेन ट्रेड. लेट अस सी. फॉरेन ट्रेड इज ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल और एक्सटर्नल trade. Now let us look at the different types of foreign trade. सबसे पहला import. Import trade refers to purchase of goods and services by one country from another country or inflow of goods and services from foreign country to home country. अभी ये तो हमें पता है, import मतलब हम purchase करेंगे और export करेंगे मतलब हम sell करेंगे. देखिए, export trade refers to sale of goods by one country to another country or outflow of goods from one country to another. अभी entry pot क्या होता है? Let us see. Entry pot trade refers to purchase of goods and services from one country and then selling them to another after some processing operations. एक कंट्री से खरीदा, कुछ प्रोसेस किया और दूसरी कंट्री को बेचा, तो इसे हम कहेंगे entry pot trade. Okay? Now let us understand what is the role of foreign trade. Foreign trade क्यों important है? इसे याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है बच्चों प्राइस्ड. हमारा शॉर्ट कोड है प्राइस्ड. लेट अस सी. पी से सबसे पहले स्टार्ट होता है. स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल. दिस इज आवर पॉइंट नंबर 5. यहाँ पे देखिए, फॉरेन ट्रेड हेल्प्स टू कीप डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन स्टेबल व्हिच इन टर्न स्टेबलाइजेस द प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी. फॉरेन ट्रेड के वजह से क्या होता है बच्चों, हमारे जो एक्सेस प्रोडक्शन है वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जिस भी चीज की हमें जरूरत है वो चीजें हम इंपोर्ट कर सकते हैं. तो दैट इज वाई हमारा जो डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस है वो मेंटेन हो जाता है एंड द प्राइस लेवल स्टेबलाइजेस. नेक्स्ट, प्राइस्ड. आर से स्टार्ट होता है. 2, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रेप्यूटेशन. लेट अस सी. ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. Due to specialization, resources are channelized for the production of only those goods which would give highest returns. Thus, there is rational allocation and specialization of resources at international level due to foreign trade. As we are going to specialize in a particular commodity, तो हमारी जो भी commodity में specialization है वहां पे हम सारे resources allocate करेंगे. That is why हमारे जो resources है
उनका यूज भी ऑप्टिमम हो जाता है और हमें बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है उस रिसोर्स एलोकेशन में. नेक्स्ट इज रेप्यूटेशन. ब्रिंग्स रेप्यूटेशन एंड हेल्प्स अर्न गुडविल. एक्सपोर्टिंग कंट्री कैन अर्न रेप्यूटेशन एंड गुडविल इन द इंटरनेशनल मार्केट. जैसे अभी हमें पता है दैट कोई कंट्रीज है उनके मशीन्स बहुत अच्छे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जर्मनी, जापान एक्सेट्रा. तो दे हैव अर्नड अ नेम फॉर देमसेल्व्स बिकॉज ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन. तो ये फॉरेन ट्रेड के वजह से हो सकता है बच्चों. तो हमने अभी तक 3 पॉइंट्स देख लिए हैं: स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रेप्यूटेशन. नेक्स्ट इज आई से investment. Let us see. Encourages investment. Foreign trade creates an opportunity for the producers to reach beyond domestic markets. It encourages them to produce more goods for export. This leads to an increase in total investment in an economy. यहाँ पे बैठे बैठे हमारे जो प्रोड्यूसर्स है वो दुनिया के किसी भी देश में एक्सपोर्ट कर सकते हैं उनका प्रोड्यूस, बिकॉज जैसे जैसे प्रोड्यूस एक्सपोर्ट होगा many investors will come here to invest their capital in the country. तो क्या हो गया, फॉरेन ट्रेड के वजह से इन्वेस्टमेंट को भी एनकरेजमेंट मिलता है. नेक्स्ट, C stands for choice. Let us see. Availability of multiple choices. Foreign trade provides multiple choices of imported commodities. As foreign trade is highly competitive, it also ensures good quality and standard products. This raises the standard of living of the people. अभी देखिए हमारे choices कितने सारे हैं. अभी हमें बहुत सारे varieties of commodities मिल सकते हैं because we can import from other countries, right? तो बहुत सारे choices हमें available होते हैं. And because those countries are competing with each other for the market share, जो quality होती है product की वो भी अच्छी होती है. Okay? So यहाँ पे foreign trade के वजह से ये possible हो सका है. Next is priced. E stands for earning foreign exchange. देखिए यहाँ पे to earn foreign exchange. Foreign trade provides foreign exchange which can be used for very productive purposes. Foreign trade is a remarkable factor in expanding the market and encouraging the production of goods. Obvious है ना, जब भी हम फॉरेन ट्रेड करेंगे तो हमारे पास बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज आएगा, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, जिसके वजह से हमारी इकोनॉमी एज अ होल थोड़ी प्रॉस्पर हो सकती है, राइट. एंड लास्टली, डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन. लेट अस सी पॉइंट नंबर 3. Foreign trade leads to division of labor and specialization at a world level. Some countries have abundant natural resources. They should export raw material and import finished goods from the countries which are advanced in skilled manpower. Thus, foreign trade gives benefits to all countries, thereby leading to division of labor and specialization. हर कंट्री के अपने अपने स्पेशलिटी होती है. किसी कंट्री में बहुत ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेस है, जैसे इंडिया, चाइना एक्सेट्रा. किसी कंट्री में बहुत सारी अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी है. तो हर कंट्री की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, एंड अकॉर्डिंगली बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड दे कैन स्पेशलाइज इन वन पर्टिकुलर सेक्टर एंड टेक इट अहेड. ओके, तो ये हो सकता है बच्चों बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड. हमारा रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड का शॉर्ट कोड क्या है? प्राइस्ड. ओके, नाउ लेट अस सी आगे क्या दिया है. कॉम्पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड. अभी सिंस इंडिपेंडेंस हमारी जो फॉरेन ट्रेड है वो किस दिशा में जा रही है? इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? प्राइमरीली हम क्या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं. इसे याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है बच्चों SUV कॉप. एस से स्टार्ट होता है, शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम. लेट अस सी. इंक्रीजिंग शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम. In 1990-91, share of India's foreign trade in gross national income was 17.55%. It increased to 25% during 6-7 and 48.8% during 16-17. मतलब जब हमारी LPG पॉलिसी आई थी बच्चों, उस साल हमारा शेयर बहुत कम था, बट जैसे ही वो पॉलिसी स्टार्ट हुई हमारे मार्केट्स ओपन हो गए फॉर फॉरेन ट्रेड, एंड दैट इज वाई बहुत ज्यादा फॉरेन ट्रेड का शेयर है हमारे ग्रॉस नेशनल इनकम में. सबसे पहला हमने देखा शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम. सेकंड है SUV. V से है वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड. देखिए, इंक्रीज इन वॉल्यूम
and value of trade. Since 1990-91, the volume and value of foreign trade in India has gone up, increasing trend hai. India now exports and imports goods which are several times more in value. बिकॉज पहले बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे ये पॉलिसी से पहले. जैसे ही हमने 1991 में हम ये पॉलिसी लेके आए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उसके बाद बहुत सारी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट में, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एज वेल एज वॉल्यूम. ओके, SUV कॉप. सी से है बच्चों चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. देखिए, change in composition of exports. Since independence, the composition of export trade of India has undergone a change. Prior to independence, India used to export primary products like jute, cotton, tea, oil seeds, leather, food grains, cashew nuts and mineral products. तो ये जो है प्राइमरीली एग्रेरियन कंट्री थी हमारी, तो इसलिए यही सारे हमारे प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते थे बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. अब देखिए हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं. विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स like ready-made garments, gems and jewelry, electronic goods, especially computer hardware and software, occupy a prime place of India's export. From exporting raw material and food grains, अभी हम finished products, computer से related products हम यहाँ पे अभी export करने लग गए हैं. And now let us see the composition of imports. Prior to independence, India used to import consumer goods like medicines, cloth, motor vehicles, electronic goods, etc. Apart from petrol and petroleum, India is now importing mainly capital goods like high-tech machinery, chemicals, fertilizers, steel, etc. जैसे जैसे हमारे कंट्री में इंडस्ट्री बूस्ट हो रही है, अभी हम बहुत सारे कैपिटल गुड्स भी इंपोर्ट करने लग गए हैं. So there has been a drastic change in the composition of import as well as export of India. Next, COP. O से स्टार्ट होता है oceanic trade and P से new port. Most of India's trade is by sea. India has trade relations with its neighboring countries like Nepal, Afghanistan, Myanmar, Sri Lanka, etc. The share of India's oceanic trade is around 68%. मतलब बहुत सारे जो exports होते हैं वो via sea होते हैं, इसीलिए oceanic trade is very very important. एंड लास्टली न्यू पोर्ट्स. ऑब्वियसली अगर बहुत सारे ओशन से हमारा ट्रेड हो रहा है तो बहुत सारे नए नए पोर्ट्स भी इंडिया में आएंगे. लेट अस सी. फॉर इट्स फॉरेन ट्रेड, इंडिया डिपेंडेड मोस्टली ऑन मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई पोर्ट्स. देयरफॉर these ports are overburdened. Recently, India has developed new ports at Kandla, Kochi, Visakhapatnam, Nhava Sheva, etc. to reduce the burden ऑन एग्जिस्टिंग पोर्ट्स. मतलब बहुत सारे नए नए पोर्ट्स भी अभी इंडिया में डिवेलप हो रहे हैं. तो कॉम्पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है SUV कॉप. चलो आगे बढ़ते हैं. डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड. डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड मीन्स द कंट्रीज टू विच इंडिया एक्सपोर्ट्स इट्स गुड्स एंड सर्विसेज एंड द कंट्रीज फ्रॉम विच it imports goods and services. Thus, direction consists of destination of exports and sources of import. अभी हमने ये objective type में भी देखा था बच्चों. Prior to independence, much of India's trade was done with Britain. Therefore, Britain used to hold the first position in India's foreign trade, obviously because they ruled over us. However, after independence, new trade relations with many other countries were established. Now, USA has emerged as the leading trading partner, followed by Germany, Japan and UK. अभी बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के साथ हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं बच्चों. Now let us look at the recent trends in exports. ये याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है बच्चों GET PC. G से स्टार्ट होता है जेम्स एंड ज्वेलरी. जेम्स एंड ज्वेलरी देखिए, फोर्थ पॉइंट. Gems and jewelry is one of the major contributors to export earnings in India, having a share of 13.3% in India's merchandise export in 14-15. अभी ये अलग अलग चीजों का क्या शेयर है हमारे एक्सपोर्ट में, ये यहाँ पे हमें मेंशन करना है. तो यहाँ पे जेम्स एंड ज्वेलरी का शेयर यहाँ हमें दिया गया है. नेक्स्ट इज गेट. ई से स्टार्ट होता है इंजीनियरिंग गुड्स. अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, the share of engineering goods was 25% in India's total export. Within this category, some of the prominent exported items are transport equipment,
including automobiles and auto components, machinery and instruments. तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि बहुत ज्यादा हाई वैल्यू है engineering goods के in the total value of our exports. Next is T. T से start होता है बच्चों textiles and ready-made garments. Let us see. Textile and garment exports together accounted for 11.3% of India's exports in 14-15. In fact, India is one of the leading exporting countries of textiles and ready-made garments in the world. बहुत ज्यादा हम export करते हैं textiles और ready-made garments को. Okay? Next हमारा point है get PC. P से है petroleum products and C से है chemicals. Let us see. Petroleum products. India's petroleum capacity increased significantly since 2001-2, due to which India turned as a net exporter of petroleum refinery products. Petroleum product had a share of 4.3% in India's total exports in 2001, which rose steadily to 20% in 13-14. अभी हम petroleum products भी बहुत सारे export करते हैं. And lastly, chemicals and chemical products. An important export item that has performed reasonably well over the last few years is chemical and chemical products. The share of this item was 10.4% in 14-15. तो यहाँ पे बच्चों जब हम ट्रेंड्स की बात करेंगे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, वी हैव टू मेंशन दीज 5 आइटम्स और उनका क्या ट्रेंड रहा है एक्सपोर्ट्स में, वो हमें यहाँ पे दिया गया है. सिमिलरली ट्रेंड्स इन इंपोर्ट क्या है, लेट अस सी. वो याद रखने का हमारा शॉर्ट कोड है इफ पीजी. I से स्टार्ट होता है आयरन एंड स्टील एंड F से है फर्टिलाइजर्स. लेट अस सी. द शेयर ऑफ आयरन एंड स्टील इन इंपोर्ट एक्सपेंडिचर डिक्लाइंड फ्रॉम 4.9 to 2.1. मतलब जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा कम हो गया है आयरन एंड स्टील का शेयर. F से स्टार्ट होता है फर्टिलाइजर्स. द शेयर ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंपोर्ट एक्सपेंडिचर डिक्लाइंड फ्रॉम 4.1 to only 1.3. तब देखिए फर्टिलाइजर्स का भी जो शेयर है वो कम हो गया है इंपोर्ट्स में. इफ P and G, P is petroleum and G is gold. Let us see. Petroleum has always remained the most important item of imports in India's trade in the pre as well as post reform period. It had a share of 27% in total imports, which currently stands at around 31%. मतलब petroleum में there has been an increase the imports. Lastly है gold. After petroleum, the second most imported item is gold. ये देखिए बच्चों आपको ये सब पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में. दैट सबसे ज्यादा इंपोर्टेड आइटम क्या है, पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम के बाद है गोल्ड. ओके, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन गोल्ड इंपोर्ट्स ड्यूरिंग 13-14. द गोल्ड इंपोर्ट्स डिक्लाइंड फ्रॉम $53.3 billion to $27.5 billion. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ट्रेंड्स इन इंपोर्ट में हमें देखा जा रहा है बच्चों दैट पेट्रोलियम में देयर हैज बीन एन इंक्रीज, बट बाकी जो तीनों प्रोडक्ट्स है गोल्ड, फर्टिलाइजर्स एंड आयरन एंड स्टील, यहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन आया है इन द टोटल शेयर ऑफ इंपोर्ट्स. ओके, नाउ मूविंग टू टू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड. लेट अस सी. द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड of all international economic transactions of that country during a given period, usually a year. मतलब एक कंट्री के सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शंस हो किसी भी फॉर्म में, सारे ट्रांजैक्शंस को हम कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट. लेट अस सी. अकॉर्डिंग टू एल्सवर्थ, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस between residents of one country and the rest of the world. According to Walter Cross, the balance of payments of a country is a systematic record of all economic transactions completed between its residents and the rest of the world during a given period of time, usually a year. मतलब यहाँ पे क्या दिया है, residents and rest of the world में जो भी transactions होंगे उस सब transactions का जो summary है उसे हम कहते हैं balance of payment. From the above definitions, it is clear that value of exchange of goods and services among the citizens, businessmen, firms, government, etc. is included in balance of payment. तो जो balance of payment होता है वो बच्चों वो सारी transactions को include करता है, चाहे वो capital nature के हो, current nature के हो, visible goods हो, invisible goods हो, services हो,
every transaction is noted under balance of payment. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड बच्चों, इट इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. मतलब अगर ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो एक हिस्सा हो जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड. और बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ बिगर पाई. ऑलराइट, लेट अस सी balance of trade. Balance of trade is the difference between value of a country's exports and imports in a given period. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है उसे बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, हमने एक्सपोर्ट्स किए 10 करोड़ के एंड इंपोर्ट किए 8 करोड़ के, तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया 2 करोड़. ओके, अकॉर्डिंग टू बेंथम, बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज द रिलेशन over a period between value of our exports and imports of physical goods. यहाँ पे बच्चों सिर्फ फिजिकल गुड्स काउंट होते हैं इन बैलेंस ऑफ ट्रेड. इन बैलेंस ऑफ पेमेंट में एवरीथिंग, सर्विसेज, फिजिकल, विजिबल, इनविजिबल, all types of goods are included in balance of payment. Okay, according to Samuelson, if export value is greater than import value, it is called trade surplus, and if import value is greater, then it is called trade deficit. अभी ये जो है यहाँ पे exports 10 थे और imports 8 है, तो this is our trade surplus. लेकिन अगर imports हो जाते 14 तो हमारा आंसर आता 4, which would be a trade deficit. So यहाँ पे बच्चों we are done with this chapter. I hope ये सारे वन शॉट lectures आपने देख लिए हैं बच्चों. I am giving the link of the other lectures as well. अगर आपने कोई लेक्चर मिस किया है, you can go through it. और अगर आपको कोई भी डाउट है, let me know in the comment section. All the best. Keep studying.